डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिजिक्स के बेसिक्स से शुरू करेंगे लेक्चर। व्हाट इज फिजिक्स, और धीरे धीरे उसके बाद फिजिक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में मैथ की भूमिका क्या होती है, फिजिक्स में यूनिट्स, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जो किस तरह का मतलब यूनिट्स यूज करते हैं, यूनिट्स का कौन कौन सा सिस्टम होता है, और उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे आज। और हम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी वेक्टर्स। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिकल वर्ल्ड में, इन फिजिकल वर्ल्ड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब ये डायनामिक होता है, फिजिकल वर्ल्ड जो है दैट इज वेरी डायनामिक, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ activities and events happening around us। जैसे कि हवा का बहना, विंड्स हो गया, रेनबो हो गया, हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, जैसे कोई चीज़ गर्म हो रहा है, ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट फंक्शंस, डाइजेशन, मतलब एक्टिव मूवमेंट या एजिंग, ये सब जो होता है, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, न्यूक्लियस। तो ये सब जैसे होते रहता है चारों तरफ, हवा का चलना, मौसम का बदलना, ये सब वेदर चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो दीज थिंग्स क्यों हो रहा है, तो उसको फिजिक्स से भी हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को फिजिक्स से भी को रिलेट करके देख सकते हैं। तो फिजिक्स इज a part of science in which we study about nature and laws governing the activities happening in nature। पहले जैसे आदमी आता, मतलब साइंटिस्ट जो शुरुआत करते हैं या कोई भी डिस्कवरी जो हुआ फिजिक्स में, तो दैट बिगिन विथ फिजिक्स में डिस्कवरी। तो ये हुआ
मतलब फिजिक्स में देर इज नो वन एज मच powerful who can govern the physical activity. मतलब उसके कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, उस फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे तरफ चारों तरफ हो रहा है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. ओनली वी कैन अंडरस्टैंड एंड devise theories which are will be helpful in understanding physical events. First scientists to begin with. First scientists, physical scientists, begins with assumptions. Why it is happening? There must be some constant. There must be some forces acting on some by some particle body on another body. There may be interaction, physical interaction, in someone imposing force over others. Then they first they first you view the events. You first scientists views view events. Then they ask questions. Question why it is happening. It is happening. Then they develops hypothesis or they do research, practical, and over time they develop hypothesis and if the hypothesis are tested in different conditions, if they if these hypothesis are confirmed, मतलब प्रयोग जो करता है मतलब प्रैक्टिकल करते हैं साइंटिस्ट, they are doing practical tests and if all the practical results confirm to those hypotheses, confirming those hypotheses, then thesis and theorem are
divide. The theorems are later on. These theorems are helpful in understanding all physical events. और यही है मेन मकसद, यही होता है, मतलब थ्योरम डेवलप करना, कांस्टेंट डेवलप करना। जो क्या होता है, व्हाई वी आर थ्रोइंग ए बॉल, दिस इज रिटर्निंग टू आवर अर्थ। तो ये होता है जो एयर का फ्रिक्शन है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसी तरह। तो ये सारा हो गया कॉन्स्टेंट्स, मतलब थ्योरी डेवलप किया जो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर हम लोग न्यूटन का नियम जैसे होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें कहा if a body moving on a straight line, if a body in a state of rest or moving on a straight line, then it will continue to move, will continue to maintain its state of rest or motion until and unless a force is applied on it to change its state of motion. मतलब जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक ये या तो अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगा, या अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन पर मूव ही करता रहेगा जब तक कि फोर्स नहीं लगता। तो ये हो गया थ्योरम, न्यूटन ये लॉज बन जाता है, लॉज बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। तो ये सब होता है फिजिक्स में। फिजिक्स में हम फिजिकल इवेंट को पढ़ते हैं, और फिजिक्स के लिए जो है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन होता है? फिजिक्स में जो भी थ्योरी होता है, फिजिक्स लॉज थ्योरम, that can be expressed only if we know mathematics. Mathematics is language. So mathematics acts as language for understanding yes. If we don't know, अगर आप मेरी भाषा नहीं समझ पाएंगे तो आप हमसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं वो आप नहीं समझ सकते, और आप क्या बोल रहे हैं वो हम नहीं समझ सकते। उसी तरह फिजिक्स में है, फिजिक्स तभी आप समझ सकते हैं जब आप मैथमेटिक्स समझते हैं, और मैथमेटिक्स समझना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह लैंग्वेज इंटरेक्शन के लिए ज़रूरी है, इसलिए उसी तरह फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ये हो गया मैथमेटिकल फार्मूला। जबकि ये फिजिकल लॉ को भी डिनोट करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन two bodies of masses m1 m2 will be proportional to the product of their masses, F is proportional to m1 m2, and F is inversely proportional to 1 by r square, and F acts along the direction of force,
अगर फोर्स है तो ये अट्रैक्शन होता है तो निगेटिव हो जाएगा आगे में। तो इतना चीज़ हम लोगों को पता चल गया। एफ ई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एफ इज पैरेलल टू आर, मतलब आर के पैरेलल या माइनस आर के पैरेलल, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एफ इज proportional to m1 m2 product of masses of the two bodies, and it is also inversely proportional to the square of distance between two bodies। तो ये हो गया। तो ये मैथमेटिक्स की जरूरत हुई यहाँ पे, गुणा भागा सब कुछ समझने के लिए, स्क्वायर सब समझने के लिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स एक तरह का लैंग्वेज, मैथमेटिक्स उतना ही आने वाले है जितना कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आपका फिजिक्स क्या होता है। और फिजिक्स में जो होता है फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एक को हम मानते हैं वेक्टर, दूसरा होता है स्केलर, एक तीसरा भी होता है टेंसर, जो कि डिफरेंट ऑर्डर का होता है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ टेंसर। या यूं कहें स्केलर जो होता है जीरो ऑर्डर टेंसर होता है, मतलब टेंसर का ही ये फर्स्ट ऑर्डर होता है वेक्टर। अब स्केलर की क्या खासियत होती है? स्केलर कैन बी represented only by magnitude। अब जैसे मतलब किसी का मास है 5 kg, 5 kg अगर कोई कहता है जो मतलब नंबर हो गया, जैसे बनानाज कितना है तो 5 नंबर, तो ये यहाँ पे नंबर जो हो गया ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, मास भी स्केलर क्वांटिटी हो गया, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। ये इसमें इस चीज़ की जरूरत नहीं होती है किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये स्पीड हो गया। यही अगर डायरेक्शन भी होता और मैग्नीट्यूड भी होता तो ये वेलोसिटी हो जाता है। स्केलर कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। दो फिजिकल क्वांटिटी who have only quantities who have only magnitude and don't have direction called scalar। अब देखिए स्केलर ये हो गया, इसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज, which have both magnitude and direction। और इसकी एक ये भी खासियत है, दे
also follow rule of vector addition. वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन सब के बारे में आपको बाद में बताएंगे। तो वेक्टर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन, दो ठो बिजली का तार है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है। तो मान लीजिए अगर इधर से और इधर से आया 5 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर आया। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये किरचॉफ लॉ ऑफ लूप लॉ से अगर देखिएगा तो ये 9 एम्पियर हो जाएगा इसमें करंट, जो कि वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करता है। क्योंकि दो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन बताएंगे वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अब ये तो हो गया वेक्टर। अब टेंसर क्या होता है, टेंसर में कुछ और रिक्वायरमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेस हो गया, प्रेशर, ये सब तो टेंसर ही होता है। जैसे और किसी सतह पर स्ट्रेस लगता है, उसका डायरेक्शन भी चाहिए और सतह का भी डायरेक्शन चाहिए होता है, दोनों चीज चाहिए होता है। मतलब सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई सरफेस में। तो ये होता है, तो ये हो गया टेंसर क्वांटिटी। टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और चीज चाहिए होगा, वो बाद में हम लोग देखेंगे। पहले स्केलर और वेक्टर को देखते हैं। अभी तक आपके कोर्स में यही है, टेंसर अभी नहीं है, टेंसर बाद में देखेंगे। जब स्ट्रेस की बात होगी, सरफेस टेंसर की बात होगी, उस समय देखेंगे। बल्क मॉडुलस थोड़ा बहुत। अब जैसे क्वांटिटी की बात हो गई तो मेजरमेंट के लिए यूनिट चाहिए होगा। किस यूनिट में, अब मान लीजिए यूनिट होता है क्या, स्टैंडर्ड। और यूनिट इतना बड़ा रहेगा और मेजरमेंट करना है हमको इतना बड़ा से इतना बड़ा चीज को, तो ये तो हो गया। मतलब मान के चलेंगे, इससे अगर नापेंगे, ये अगर स्केल है मेरा तो 2 स्केल या 1.5 स्केल पहुंचा, तो 2 या 1.5 होगा और 1.5 होगा ये इसका। अगर यही इतने छोटा चीज को नापना हो, इससे नापना हो, तो 0.005 में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। तो यूनिट जो है वो सुटेबल होना चाहिए मेजरमेंट के लिए। जिस चीज़ को मेजर करेंगे उसके यूनिट स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे, उससे हम मेजर करते हैं। तो डिफरेंट अगर सिस्टम होगा यूनिट्स का, तो उसमें मेजरमेंट का भी क्वांटिटी भी अलग अलग हो जाएगा। मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो होगा, क्वांटिटी है तो उसमें मेजरमेंट भी चाहिए, ताकि उसका मैग्नीट्यूड हम लोग पहले ही बता चुके हैं। वेक्टर होगा चाहे स्केलर होगा, दोनों में मैग्नीट्यूड तो होगा ही। और तो ये फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए यूनिट की we have to define unit. For example, if I say I am giving you 1 kg rice or 1 kg milk, 1 kg gold, then you should also be able to understand that what is 1 kg, how much 1 kg gold must be.
और मेरे हिसाब से 1 ग्राम को यहाँ 1 kg बोलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 kg उनके हिसाब से इतना कम है, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा है। इसीलिए एक पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड होता है जिसे यूनिट माना जाता है। और यूनिट जैसे सीरियस कितने तरह का सिस्टम है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है यूनिट मेजरमेंट के लिए। यूनिट का डिफाइन भी किया गया है। उसके लिए यूनिट को डिफाइन करने के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, CGPM, ये है इनको ऑथोरिटी दिया गया है। दिस body called CGPM, Central General Conference on Weight and Measures। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जबकि फ्रेंच में कॉन्फ्रेंस जनरल दिस पॉइंट्स एट मेजर्स बोला जाता है। CGPM तो फ्रेंच में नहीं है ये, इसको इंग्लिश में कहा गया है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स। This body called CGPM has been given authority to define standard unit for mass, length and time। मास, लेंथ और टाइम को ही ज़्यादातर डिफाइन किया गया है। उसके बाद तो बाकी सब चीज़ को भी यही डिफाइन करता है, लेकिन ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और टाइम टू टाइम अगर इसको चेंज करना हो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इसमें हमारे पास यूनिट्स हैं वो 3 तरह का सिस्टम ज़्यादातर हम यूज करते हैं। CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, CGS सिस्टम। एक ब्रिटिश सिस्टम होता है फुट पाउंड सेकेंड। फुट मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए, पाउंड मास को मेजर करने के लिए, सेकेंड टाइम को मेजर करने के लिए। उसी तरह तीसरा हो गया, एक और है NKS। ये इसमें होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और यही यूनिट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी माना जा रहा है, लगभग स्टैंडर्ड ऐसा ही।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जा रहा है। एसआई को सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स लैब सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स फ्रेंच नेम हो गया, तो इसीलिए इसको एसआई बोला जाता है। तो इंटरनेशनल, तो एसआई को इंटरनेशनल सिस्टम एसआई सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें हो गया किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम हो गया मास का, मीटर हो गया लेंथ का, सेकेंड हो गया टाइम का, ये रखा गया है ऐसा यूनिट। सभी को अगर कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा का पता चल रहा है तो सब समझ जाएगा। एक दो चीज है जो वैल्यू कभी कभार पूछता है, जैसे फोर्स का एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है, अति सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है डाइन, और जबकि एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है न्यूटन। तो 1 न्यूटन होता है 10 to the power -5 10 to the power 5 टाइम। ये याद रख लेना है डाइन है सीजीएस सिस्टम में। अब जैसे हॉर्स पावर हो गया, तो 1 हॉर्स पावर 740 वाट, ये हो गया पावर का यूनिट है, यूनिट। अब जैसे एम्पियर किस चीज का यूनिट होता है, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू और टी हो जाता है, मतलब जितना कूलम्ब चार्ज समय में पास होता है तो इसको कूलम्ब पर सेकेंड भी एम्पियर, ये एम्पियर हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड एम्पियर, मतलब जितना कूलम्ब चार्ज पर सेकेंड फ्लो होता है किसी सर्किट में वो एम्पियर हो गया। उसी तरह केल्विन क्या है, केल्विन है टेम्परेचर का, टेम्परेचर यूनिट, ये एसआई मतलब ऐसे तो डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है और डिग्री केल्विन भी होता है। तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इसका एक और होता है R/5 F माइनस 32/9 इक्वल टू होता है K माइनस 273।
केल्विन नहीं इक्वल टू हो जाता है सी बार 5 इक्वल टू 8 - 32/9 ये आ गया फोर्थ। चलिए बाद में देखेंगे। केल्विन यही होता है, तो केल्विन होता है स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के माइनस अच्छा सी बार के बार प्लस 273.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.16 केल्विन हो जाता है। ऐसा ही मात्रा मोल क्या होता है, ये भी नंबर मेजर करता है। मतलब एक एटॉमिक वेट के बराबर ग्राम में इतना नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, इसको मोल बोला जाता है। इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोला जाता है। ये होता है 6.022 10 to the power 23। ये नंबर हो जाता है। उसी तरह एक और यूनिट याद रख लीजिए, कैंडेला। कैंडेला क्या होता है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है। ये होता है बाद में, इसका भी डिफाइन करेंगे जब हीट में चैप्टर में जाएंगे, तो लाइट चैप्टर में ल्यूमिनेसेंसिटी लाइट चैप्टर में देखेंगे इसको। अब डायमेंशन क्या होता है, ये सारे जो हो गए बेस यूनिट हो गया, मतलब फोर्थ नहीं, जैसे ये फोर्स तो बता दिए, ये दोनों अलग अलग, तो ये तो डेराइव्ड यूनिट हो गया। बेस यूनिट्स में आता है किलोग्राम, मीटर सेकंड, एम्पियर, कूलम, केल्विन, केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हो गया। उसके बाद मोल हो गया, कैंडेला हो गया, ये सब ऐसा यूनिट्स है। तो ये सब सारे बेस क्वांटिटी, मतलब उसमें किसी चीज से गुणा करने की जरूरत नहीं, तो किलोग्राम, मीटर सेकंड, एम्पियर। उसके बाद हो गया मोल,
कैंडेला, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, केल्विन, टेम्परेचर। तो ये हो गया जो बेस क्वांटिटीज। होता है कि इसी के मतलब एक्सप्रेशन में कोई भी क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी लिखा जा सकता है इतना ही टर्म के में। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी expressed in terms of this base quantities। बेस क्वांटिटीज देख लिए हम लोग कौन कौन है। किलोग्राम मतलब मास हो गया, मीटर मतलब लेंथ हो गया, सेकेंड मतलब टाइम हो गया, केल्विन मतलब टेम्परेचर हो गया, कैंडेला ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी का हो गया, उसके बाद एम्पियर हो गया। बस इतने, या मोल हो गया और मोल हो गया। मोल जो होता है वन एटॉमिक नंबर या मोलिकुलर नंबर ग्राम में अगर एक्सप्रेस किया जाए तो उसमें जितने एटम या मोलिकुल का नंबर होता है वो अवोगाड्रो नंबर के बराबर और अवोगाड्रो कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कि होता है 6.022। ये मोल जो होता है 6.022 10⁻23 इतना होता है। इसको अवोगाड्रो नंबर भी बोला जाता है। 1 मोल एटम और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स या एटम की संख्या जो होगी यही होगी। तो ये एवोगाड्रो ये कांस्टेंट रहता है हर एक चीज के लिए। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, मींस मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, कैंडेला, एम्पियर, मोल। एक होता है रेडियन, रेडियन एंगल होता है। तो स्टेरेडियन हो गया सॉलिड एंगल का मेजरमेंट का, या अगर रेडियन भी होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये सब हो गया बेस क्वांटिटी। तो अब अगर किसी क्वांटिटी को इसके टर्म में बेस क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, दैट में भी any physical quantity can be expressed in terms of these base quantities, and in this formula they may include product addition, subtraction और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन और डिफरेंट पावर्स of the base quantities, and L T और ये सब जो हो गया M L T mass, length, time, Kelvin is etc, and
रीड फार्मूला। ये have different powers of this formula, which are different exponent, मतलब different power of base quantity are called dimension of unit or dimension of those quantity in the base। डायमेंशन भी समझिए, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस किया जाए तो ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर, मतलब स्क्वायर क्यूब और तो दी इसका जो एक्सपोनेंट होता है दे आर और डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। तो ये हो गया डायमेंशन का, जैसे हो गया एफ इक्वल टू m/l(t-2), ये हो जाएगा डायमेंशन इसका। इसको ब्लॉक के अंदर बड़ी कोश के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये जो इसका m हुआ, m⁻1 हुआ, l⁻1 हुआ, t⁻−2 हो गया, तो ये डायमेंशन हो गया, ये इंडिकेट करता है। तो डायमेंशनल, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। जैसे लेंथ का हो गया तो l ही रहेगा, l⁻1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻0, l⁻1, t⁻0। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये इसका 1, इसका डायमेंशन हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विथ सम प्रॉब्लम्स ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, और उसमें डायमेंशन का क्या क्या रूल होता है वो भी हम लोग देखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है, उसमें डिफरेंट क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है अब देखेंगे।